नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सीटेट 2024 के लिए ईवीएस पेडागोजी के अत्यधिक इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन कवर करेंगे और ये 30 क्वेश्चन जो है आपके 14 दिसंबर के एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है दोस्तों। तो आइए बिना देर किए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ऐसा ही पेपर आएगा एग्जाम में, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करना दोस्तों मत भूलिएगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन का रहा है, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। झील, झरना, तालाब, पहाड़ी, नदी, उपरोक्त सूची में से कौन इसमें से भिन्न है? तो दोस्तों, झील, झरना, तालाब क्या है? एक समान है, तीनों में पानी रहता है। पहाड़ी बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कथन, देखिए पहले कथन का रहा है, गुजरात में लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं। ठीक है। दूसरा कह रहा है, केरल में अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ टैपियोका खाते हैं। सी कह रहा है, कश्मीर में लोग नारियल के तेल में बनी समुंदर की मछली खाते हैं। चौथा कह रहा है, गोवा के लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं। तो आप देखिए सीटेट में इसी तरह क्वेश्चन आते हैं लंबे लंबे, तो आपको घबराना नहीं है। आंसर देखिए, सही कथन बताना है कि इसमें चारों में से सही कथन कौन सा है। तो दोस्तों, जो सही कथन है पहला और दूसरा है। देखिए, गुजरात में लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दूसरा है, केरल में अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ टेपियोका खाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब कि ऑप्शन देखेंगे ए और बी केवल सही हैं, तो इसका ये पहला वाला ऑप्शन जो है ए और बी केवल सही हो जाएगा, बाकी दोनों गलत है नीचे वाले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए पक्षियों की वह कौन सी प्रजाति है जिसकी आंख मानव की भांति उसके सामने की ओर होती है? तो अब बताना है कि वो कौन सी पक्षी है जिसकी आंख जो है ह्यूमन की तरह उसके आगे की तरह होती है, सामने की तरफ होती है। दोस्तों, उल्लू को आप देखे होंगे, उल्लू की जो आंखें होती हैं मनुष्य की भांति ही सामने की तरफ होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थानों के साथ उस क्षेत्र के गांवों के सामान्य घरों के विवरण का सही मिलान करना है। दोस्तों, सही मिलान करना, देखिए ए बी सी डी एक तरफ लिखा हुआ है, ए बी सी डी लिखा है एक तरफ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा लिखा हुआ है। तो आपको इसमें क्या करना है? सही मिलान करना है। देखिए, तो इसमें ध्यान देखेंगे, अगर मोलन गांव की बात की जाए तो अब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा देखिएगा, तो मोलन गांव का क्या होगा? मोलन गांव का संबंध हो जाएगा, देखिए बांस के खंभों पर 3 से 4 मीटर ऊंचाई बने उठे हुए घर को, उसको आसाम में होते हैं, इस तरह के घर बने रहते हैं, जो कि आसाम में बारिश ज़्यादा होती है तो उस तरह के घर यहाँ पर बने रहते हैं। वहीं अगर बात की जाए मिट्टी की मोटी दीवारें जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की हैं, तो इसका संबंध दोस्तों किससे होगा? तो इसका संबंध हो जाएगा आपके चौथे से, मिट्टी और चूने से पति पत्थर की दीवारें। ठीक है, ये हो जाएगा, दूसरे का मिल जाएगा इससे। और तीसरा सी देखेंगे, मनाली। दोस्तों, सबको पता है मनाली क्या है, मनाली जो है, चौथा देखेंगे, इधर देखेंगे। ठीक है, अगर सी का रहा है मनाली, तो मनाली का संबंध हो जाएगा पत्थर अथवा लकड़ी से बने ढालू छतों वाले, यहाँ पर इस तरह के घर मनाली में होते हैं, क्योंकि वहाँ बर्फ़ ज़्यादा गिरता है तो शंक्वाकार घर बने होते हैं। वहीं चौथे की बात की जाए, चौथा डी का रहा है राजस्थान, तो राजस्थान को हो जाएगा मिट्टी की मोटी दीवारें जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की है। तो इस तरह के जो जितने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट हो जाएंगे। ए का संबंध तीसरे से हो जाएगा, वहीं बी का संबंध चौथे से हो जाएगा, और डी का संबंध पाँचवें से हो जाएगा, और डी का सी का संबंध इससे हो जाएगा, और डी का संबंध हो जाएगा पहले से। ठीक है, तो इस तरह की ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा नॉलेज आपके पास होना चाहिए उस क्षेत्र का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हाथियों के विषय में ध्यान से देखिएगा, हाथी पहला कह रहा है, हाथी एक समूह जिसे झुंड कहते में रहते हैं। दूसरा कह रहा है, हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। और तीसरा कह रहा है, हाथियों के झुंड में कितनी भी हथनियाँ अपने बच्चों के साथ रह सकती हैं। चौथा कह रहा है, हाथी 4 से 5 वर्ष की आयु में होने तक ही झुंड में रह सकते हैं, इसके पश्चात वह झुंड का छोड़कर हाथियों के झुंडों में सम्मिलित हो जाते हैं। अब आपको बताना है कि यह कथन इनमें से कौन सा सही है चारों में से। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला इसका देखिए, इसमें सही कथन जो होगा सी वाला हो जाएगा, केवल बी
सी और डी ही सही है, पहला बिल्कुल गलत है। देखिए हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। हाथियों के झुंड में कितनी भी हथनियाँ अपने बच्चों के साथ रह सकती हैं। हाथी 4-5 वर्ष की आयु तक होने तक ही झुंड में रहते हैं, इसके पश्चात वह झुंड छोड़कर हाथियों के झुंडों में सम्मिलित हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित राज्यों में से किसके बगीचों में तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं? तो आपको बताना है। देखिए सभी को पता है मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, केरल। ठीक है, छठवां का हो जाएगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां देखेंगे। निपोन्थिस के विषय में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। देखिए ध्यान देखिएगा, निपोन्थिस काफ़ी क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7वां ये वाला है। यह पौधा कीड़े मकोड़ों, मेढकों और चूहों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। दूसरा कह रहा है यह पौधा हमारे देश में नहीं पाया जाता है। तीसरा कह रहा है यह पौधा कीड़ों मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है। चौथा कह रहा है इसका आकार घड़े जैसा होता है जिसका मुंह पत्ती से ढका होता है। कोई भी कीड़ा मकोड़ा इसके ऊपर से पहुंचते इसमें फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता है। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें सही क्या होगा? पहला सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा और तीसरा सी वाला सही हो जाएगा। डी वाला क्या है? गलत हो जाएगा। तो ए बी सी क्या है? ये तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बी सी और तीनों करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दांडी यात्रा, 8वां क्वेश्चन है। दांडी यात्रा भारत की आज़ादी से पहले की महात्मा गांधी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है। आपको बताना है कि दांडी यात्रा किस वर्ष घटित हुई थी। तो दांडी यात्रा, जिसमें नमक तोड़ो कानून कहते हैं हम लोग, 1930 में घटित हुई थी। साबरमती के तट पर गांधी जी और उनके अनुयायियों ने नमक बनाकर नमक तोड़ो कानून का तोड़ा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 9वां देखेंगे। नीचे दिए गए रोग के प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला और हरी पत्तियों वाली सब्जियों को खाने की सलाह देते हैं। यह अगर बीमारी कौन सी हो सकती है बच्चे को? तो ठीक है दोस्तों, यह रोगी को बीमारी हो सकती है अनीमिया की, मतलब कि खून की कमी जब हो जाएगा तो उसको गुड़, आंवला और हरी पत्तियाँ खाने की सलाह डॉक्टर देते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। माउंट एवरेस्ट के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह हमारे देश का भाग है। इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। बछेंद्री पाल इस पर्वत की चोटी पर कदम रखने वाली पहली महिला बन गई। चौथा कह रहा है इस पर्वत की चोटी पर हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम 23 मई 1994 की दोपहर को गाड़ा गया था या फहराया गया था। दोस्तों इसमें कौन सा कथन सही होगा? देखिए इसी तरह क्वेश्चन शीट में आते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए बी और सी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। ए बी और सी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, ऑप्शन देखिएगा। इसमें पत्तियों की जगह कांटे होते हैं, इसकी जड़ें उथली होती हैं, यह अपने तन में जल संरक्षित करता है। ये तीनों क्या है? बिल्कुल सही है। यह 3 मीटर से अधिक ऊंचा होता है। यह बिल्कुल गलत है दोस्तों, यह 3 मीटर से कम ऊंचाई होता है इसकी। ठीक है, ठीकना सा होता है, छोटा सा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बी सी सही है। पूछा है सही नहीं है, तो डी वाला बिल्कुल सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? मिजोरम, मणिपुर, मेघालय या झारखंड? तो दोस्तों कुडुक जो है झारखंड की भाषा है। ऑप्शन नंबर 12 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 नंबर, गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? देखिए ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन रीड करेंगे चारों। तो दोस्तों गुजरात के अगर मैप में देखेंगे तो गुजरात के निकटवर्ती राज्य मिलेंगे आपको महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 13 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14वां क्वेश्चन। एक अध्यापक ने कक्षा में हमारे देश के उत्सवों पर विचार विमर्श किया। विभिन्न संस्कृतियों के बावजूद कुछ उत्सव आम हैं और पूरे देश में मनाए जाते हैं। यह कौन सी संकल्पना का कक्षा में विचार करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है? तो दोस्तों यह संकल्पना है हमारे जीवन में उत्सवों के मूल्य। इसका टैगलाइन कह सकते हैं, शीर्षक कह सकते हैं, हमारे जीवन में उत्सवों के मूल्य। ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 15वां देखते हैं। ऑनलाइन कक्षाओं की एक अवधि में एक ईवीएस शिक्षिका
दृष्टिबाधित विद्यार्थी का कैसे शिक्षण करेगी। ऑप्शन देखेंगे, आवाज़ में संदेश साझा करके, ढेर सारी मौखिक व्याख्या का उपयोग करके, सहपाठी के द्वारा व्याख्या, चौथा ठोस अनुभवों का उपयोग करके। इन चारों में से किस तरह की विधि का उपयोग दृष्टिबाधित छात्रा के लिए वो करेगी शिक्षिका। दोस्तों इसमें सबसे सही आंसर होगा चारों प्रकार का वो प्रयोग करेगी, ताकि जो दृष्टिबाधित छात्र है विद्यार्थी है उसको समझने में ईवीएस की क्लास में आसानी हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16वां क्वेश्चन देखते हैं। श्रवण बाधित बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रबंध के लिए शिक्षिका को एक ऑनलाइन शिक्षण में रूपांतरण करना चाहिए। आप चारों ऑप्शन को अच्छे से रीड करेंगे दोस्तों, चारों ऑप्शन को अच्छे से रीड जब करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि ऑनलाइन का जो आंसर निकल कर आएगा क्वेश्चन नंबर 16वां का, वो आएगा सी वाला। देखिए सी और डी केवल सही रहेगा, सी और डी। उप शीर्षक और साथ साथ अनुशीर्षकों को अपने वीडियो और पीपीटी से जोड़ना और अधिक दृश्यों का उपयोग करना। ऑप्शन नंबर सी केवल करेक्ट हो जाएगा, बाकी ए और डी है गलत हैं दोस्तों, ए और बी गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 देखेंगे। सेवा पूर्व शिक्षक अपने नैतिक मूल्यों, व्यक्तित्व, हित और अभिरुचि को जानने के लिए उपयोग करेंगे। किस तरह का उपयोग करेंगे? चारों आंसर को रीड करेंगे, जो राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा, स्व आकलन उपकरणों का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन 18वां देखेंगे। एक ईवीएस अध्यापक ने अंकुरण विधि को समझाने के लिए विद्यार्थियों के घर के लिए एक क्रियाकलाप देने का निश्चय किया। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा क्रियाकलाप होगा? दोस्तों चित्र के साथ चार्ट तैयार करना, बीज को गमले में लगाना, सी कह रहा है मूंग से अंकुर को निकलते हुए देखना, अब डी वीडियो क्लिप देखना। तो दोस्तों अगर बात की जाए तो कि अंकुरण मतलब जब किसी बीज से पौधे का जन्म होता है, तो इसमें जो सी ऑप्शन का देखिएगा ध्यान से, मूंग से अंकुर को निकलते हुए देखना। ये ईवीएस की क्लास के लिए अगर विद्यार्थी को दिखाना है तो सबसे बेस्ट तरीका होगा उसको समझाने के लिए, उसको सिखाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 19 देखेंगे। एक ईवीएस की अध्यापिका ने अपने कक्षा 3 के छात्रों को अपनी छत या खुले छत क्षेत्र में आने अन्न को कटोरे में रखने के लिए कहा। उसके बाद उसने उनको आंकड़े की शीट तैयार करने के लिए कहा, जिसमें उस भोजन को खाने के लिए आने वाले पक्षियों का ब्यौरा देंगे। इसका उद्देश्य क्या है? दोस्तों आप ऑप्शन को चारों अच्छे से रीड करेंगे, जो राइट आंसर निकल कर आएगा, पक्षियों की जातियों और खान पान की आदतों के प्रति अवलोकन कौशल का विकास होगा। क्योंकि दोस्तों जब बच्चा विभिन्न प्रकार के पक्षियों को देखेगा आते हुए, भोजन को चुगते हुए, तो उसको तो अलग अलग प्रकार की चिड़ियों या पक्षियों के बारे में जानकारी मिलेगी और साथ ही उनकी आदतों के बारे में भी वे परिचित होंगे। क्योंकि अलग अलग पक्षियों की अलग अलग आदतें होती हैं, वे अलग अलग ढंग से बोलती हैं, अलग अलग ढंग से दाने को चुगती हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20वां क्वेश्चन, 20वां नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा साधन पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थी के आकलन के लिए गुणात्मक आंकड़ों को इकट्ठा कर सकता है? दोस्तों ऑप्शन देखिएगा, दृष्टांत अभिलेख, पेपर पेंसिल परीक्षण, कार्यपत्रक या क्रम निर्धारण मापनी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्रम निर्धारण मापनी, रेटिंग स्केल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 21 देखेंगे। एक ग्रामीण विद्यालय की अध्यापिका भोजन संरक्षण की तकनीकियों का शिक्षण दे रही हैं। इसके लिए उत्तम युक्ति क्या होगी? तो आप लोग वीडियो को पॉज करके चारों ऑप्शन को अच्छे से रीड करेंगे, जो राइट आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, आस पड़ोस में क्षेत्रीय भ्रमण का आयोजन करके घरों में उपयोग में होने वाली संरक्षण विधियों का अवलोकन करना। दोस्तों इसी तरह के लंबे लंबे क्वेश्चन आपको सीटेट एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बिल्कुल घबराइए मत। दोस्तों एक ट्रिक बता सकते हैं आप लोगों को, अगर आपको चारों ऑप्शन में से कोई भी आइडिया नहीं है, नो आइडिया है, तो उसमें सबसे बड़ा वाला जो ऑप्शन रहेगा उसको ही टिक मारिएगा। मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। एक ईवीएस पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका एनसीईआरटी के एक पाठ सेकेंड फुलवारी पढ़ा रही हैं। शिक्षण के लिए वो निम्न में से किस संसाधनों का उपयोग कर सकती हैं? तो दोस्तों ऑप्शन ए है भारत का मानचित्र, दूसरा मधुबनी चित्रकला, तीसरा विभिन्न स्थानीय फूल, चौथा जो है कार्यपत्रक। तो दोस्तों इसमें जो है राइट आंसर क्या होगा?
देखिए चारों ऑप्शन को रीड करेंगे अच्छे से तो राइट आंसर निकल कर आएगा 21वां में ऑप्शन नंबर डी। केवल सी और डी विभिन्न स्थानीय फूल और कार्यपत्रक ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ईवीएस देखिए क्या कर रहा है, फुलवारी पढ़ा रही है, पार्ट सेकेंड फुलवारी शिक्षण के लिए किस संसाधनों का उपयोग कर सकती हैं, तो फुलवारी अगर पढ़ा रही हैं तो ये ऑप्शन नंबर जो सी और डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सॉरी, इसमें चारों जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखिए मानचित्र, मधुबनी चित्रकला, स्थानीय फूल और कार्यपत्रक, ये चारों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट हो जाएगा, ABCD। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां देखेंगे। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को अनाधिकार शिकार के प्रति संवेदनशील करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रभावकारी है? अनाधिकार शिकार के प्रति संवेदनशील करने के लिए देखिए वाद विवाद करवाना, समाचार पत्रों की क्लिपिंग दिखाना, पोस्टर प्रस्तुति या नारे लिखना। दोस्तों अगर कक्षा 4 का विद्यार्थी है उसको अगर शिकार, अनाधिकार शिकार जो है हंटिंग जो कहते हैं के प्रति संवेदनशील करना है तो उसमें समाचार पत्रों की क्लिपिंग करवाना बिल्कुल एक क्या है, बिल्कुल जो है सही प्रभावकारी विधि होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यवसाय में रूढ़िवादी छवि के मुद्दे के प्रति विद्यार्थियों की संवेदनशील करने का प्रभावशाली तरीका कौन सा होगा? सामाजिक मीडिया, नुक्कड़ नाटक, समाचार पत्र या रेडियो? तो दोस्तों सबसे अगर प्रभावकारी तरीका होगा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, क्योंकि इसमें बच्चे रुचि के साथ बच्चे सामाजिक मुद्दों के प्रति, रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्यों को सफल करने के लिए पाठचर्या आधारित होना चाहिए। देखिए इसमें भरना है तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी देखेंगे। पर्यावरण के बारे में अधिगम, पर्यावरण के माध्यम से अधिगम, पर्यावरण के लिए अधिगम। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अध्यापक ने अपने छात्रों को विद्यालय के बगीचे में गुलाब के पौधों को ढूंढने के लिए कहा। छात्रों ने देखा कि कुछ में फूल नहीं खिले हैं। उसने निर्देश दिया कि पौधों को प्रतिदिन देखेंगे कि और कितने दिन में उन्हें बहार आती है। यहाँ पर अध्यापक क्या विकास करना चाहता है? दोस्तों ध्यान देखेंगे, इसमें प्रयोग में आंकड़ों को दर्ज करने का कौशल हो जाएगा, छात्रों में जिज्ञासुता। ठीक है, तीसरा प्राकृतिक सौंदर्य के अजूबे दिखाना, चौथा फूलों को पुष्पित होने के क्रिया का आनंद लेना। ठीक है, तो दोस्तों अगर गुलाब के पौधों को ढूंढने के लिए कहा तो छात्रों को कुछ में फूल नहीं खिले हैं। उसने निर्देश क्या दिया था कि पौधों को प्रतिदिन देखेंगे कितने दिन में उन्हें बहार आती है। तो दोस्तों एक प्रकार से कह सकते हैं कि आंकड़ों को दर्ज करने के लिए हो जाएगा और छात्रों में जिज्ञासा का विकास होगा। तो ऑप्शन नंबर ए और बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें दोस्तों जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन वीडियो नहीं सॉरी, इसमें जो अगला क्वेश्चन है, ट्रैफिक स्थल या चौराहे पर कुछ व्यक्ति अपने वाहन का इंजन बंद नहीं करते हैं। एक ईवीएस शिक्षिका ने इस विषय पर कक्षा में चर्चा की। वह छात्रों को क्या संप्रेषित करना चाहती है? दोस्तों ऑप्शन देखिएगा। वायु और ध्वनि प्रदूषण, दूसरा अनवीकरणीय संसाधनों की समझदारी से उपयोग करना, तीसरा प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग, चौथा सरकार इसे रोकने के लिए कदम नहीं उठा रही है। तो इसमें चारों ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ईवीएस शिक्षिका ने देखिए ट्रैफिक स्थल या चौराहे पर कुछ व्यक्ति अपने वाहन का इंजन बंद नहीं करते हैं, तो उससे क्या होगा, वायु और ध्वनि प्रदूषण होगा। बिल्कुल अनवीकरणीय संसाधनों का समझदारी से उपयोग नहीं होगा, ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अनवीकरणीय मतलब है जो कि बाइक चलती है या गाड़ी चलती है पेट्रोल डीजल से, तो उसमें क्या होगा, ये अनवीकरणीय संसाधन है। ये कि अनवीकरणीय मतलब कि इसका उपयोग एक लिमिट समय तक कर सकते हैं, उसके बाद जब खत्म हो जाएंगे तो ये इसका हम उपयोग नहीं कर पाएंगे। प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग ही हो गया, सरकार इसे रोकने के लिए कदम भी नहीं उठा रही है। इसका मतलब कि ABCD चारों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का। एक शिक्षिका अपने छात्रों को उन तरीकों को बता रही है जिससे वे अपने घरों को पर्वों के दौरान या त्योहारों के दौरान सुसज्जित करते समय स्थानीय पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। उस चर्चा का क्या उद्देश्य है? तो दोस्तों छात्रों की रचनात्मकता में वृद्धि करना। देखिए
स्थानीय वस्तुओं का उपयोग करके अपनी कला और संस्कृति को सुरक्षित करना, स्थानीय विक्रेता की सहायता करना, यह साझा करना कि यह वस्तुएं सस्ती होती हैं। तो ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए बी, सी और डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखिए इसमें रचनात्मकता, देखिए शिक्षिका छात्रों को उन तरीकों को बता रही है जिसमें वे अपने घरों को त्योहारों के दौरान सुसज्जित करते समय स्थानीय पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। जिसमें रचनात्मकता कहीं भी नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी, सी, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।